जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? सब लोगों को आवाज़ आ रही है? दरअसल अब तो आवाज़ आ जानी चाहिए। अब आ रही है सबको आवाज़? ओके फाइन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोबायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, मतलब इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी। ठीक है, और डिजीजेस के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन है, एक जर्नल से इन्फॉर्मेशन है। सो इसमें से काफी एमसीक्यूज आपके माइक्रो के बनते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आपने इसको कॉन्सेप्ट लेना है इसका। नंबर वन कहता है डिजीज इज ए डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ। डिजीज क्या है? डिस्टर्बेंस है, सॉरी, डिजीज इज अ डिस्टर्बेंस इन द स्टेट ऑफ हेल्थ। यानी कि अगर एक स्टेट है, स्टेट कहते हैं हालत को, अगर किसी सेहत की हालत में किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस आती है तो हम उसको क्या नाम देते हैं कि वो डिजीज है। ठीक है, बीमारी है। Microbes causes disease in the course of stealing space, nutrients and or living tissue from their symbiotic host, for example us। कहता है माइक्रोब जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं किस पैटर्न पे? वो स्टील करते हैं। स्टीलिंग मतलब क्या होता है? स्पेस लेना, चोरी करना, दाखिल होना। ठीक है, स्पेस लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स खाना पीना लेते हैं, ग़िज़ा लेते हैं लिविंग टिश्यूज से। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। और सिम्बायोटिक होस्ट, सिम्बायोटिक होस्ट क्या होता है? यानी कि जो उसको फायदा देने वाला होस्ट होता है। हम लोग उसको फायदा दे रहे होते हैं ना बेसिकली, क्योंकि हम उसको एक तो मस्कन दे रहे होते हैं, रिहाइश दे रहे होते हैं, उसको ग़िज़ा दे रहे होते हैं। ठीक है, उसको स्पेस दे रहे होते हैं, स्टीलिंग दे रहे होते हैं। वो हाँ, हम भी हो सकते हैं, हम इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टू डू दिस माइक्रोब्स डू मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग। गेन एक्सेस टू द होस्ट, मतलब वो क्या करते हैं? होस्ट तक एक्सेस लेते हैं। एक्सेस से मुराद क्या है कि अब जब मेरे अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया तो व्हाट डज इट मीन कि वो कंटेमिनेटेड कर रहा है, मुझे कंटेमिनेशन की तरफ जा रहा है। नंबर टू, एडहेयर टू द होस्ट, होस्ट के ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, एडहेरेंस, मस्कन बनाते हैं। रेप्लिकेट ऑन द होस्ट, कोलोनाइजेशन, मतलब वहां पे अब एक से दो, दो से चार, चार से सात, सात से आठ। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? कोलोनाइज का होता है। ठीक है, कोलोनाइज का मतलब क्या है? इंक्रीज इन मल्टीप्लीकेशन, इंक्रीज इन नंबर। इन्वेड टिश्यू, टिश्यू इन्वेड मतलब इन्वेजन, हमला करना। ठीक है, प्रोड्यूस टॉक्सिन्स और अदर एजेंट्स डेट काज होस्ट हार्म। ठीक है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और अदर एजेंट्स डेट कॉज होस्ट हार्म, जो कि होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि डैमेज करते हैं। ठीक है, तो ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको आना चाहिए। कंटेमिनेशन अगर हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि वो एक्सेस ले रहे हैं होस्ट के अंदर। ठीक है, होस्ट तक रसाई कर रहे हैं। अगर एडहेरेंस कर रहे हैं तो मतलब एडहेयर चिपक रहे हैं उस जगह पे, होस्ट के अंदर। अगर कोलोनाइजेशन कर रहे हैं तो कोलोनाइजेशन का मतलब क्या है कि रेप्लिकेट कर रहे हैं, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन डिजिट। ठीक है, अगर इन्वेजन कर रहे हैं तो मतलब वहां पे हमला कर रहे हैं, वहां पे सारा का सारा अपना होल्ड डेवलप कर रहे हैं। प्रोड्यूस टॉक्सिन्स और अदर एजेंट्स डेट कॉज होस्ट, टॉक्सिन्स का भी आपको पता है जो कि होस्ट सेल को हार्म प्रोवाइड करता है। ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट देखें, ये है द डिफरेंट आउटकम ऑफ एन एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शियस एजेंट। अब कोई भी नतायज वो क्या होते हैं, आउटकम क्या निकलता है जब कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जो होता है वो किसी भी होस्ट को एक्सपोज होता है। ये देखें, ये एक्सपोजर है। ठीक है, सबसे पहले होता है कि या तो कोई इन्फेक्शन नहीं होता अगर बहुत अच्छी इम्यूनिटी है, या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, यानी कि साइन सिम्टम डेवलप नहीं होती, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होती। ठीक है, या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती हैं, यानी कि साइन सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मुराद ये है कि जब भी कोई एजेंट बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो या तो इन्फेक्शन नहीं होता, या इन्फेक्शन तो होता है लेकिन अलामात जाहिर नहीं होती, या इन्फेक्शन होता है और अलामात भी जाहिर होती हैं। अब सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में अगर आप देखें तो इसमें आ जाती है इम्यूनिटी, कैरियर स्टेट, नो इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी है तो वेल एंड गुड, इम्यूनिटी नहीं है तो कैरियर स्टेट में रहता है बंदा, इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैला रहा होता है, या फिर इम्यूनिटी नहीं होती, भी बीमार हो जाता है। लेकिन क्लिनिकल इन्फेक्शन के फेस के अंदर क्या आता है? नो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी होती नहीं है, एंड इवेंचुअली लीडिंग टू डेथ अगर ट्रीट ना किया जाए तो। ये है ये फ्लो चार्ट। आगे देखें, द चेन ऑफ इन्फेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ठीक है, वो एजेंट रेजरवायर के तौर पे काम करता है। ठीक है, उसने क्या रखा होता है? वो रेजरवायर होता है, जिसकी भी बॉडी के अंदर वो मौजूद है तो उस डिजीज के लिए वो रेजरवायर है।
फिर उसका पोर्टल ऑफ एग्जिट यानी बॉडी के अंदर से वो निकलता कैसे है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी एक से दूसरे में वो किस तरह से ट्रांसमिट होता है, वाया फीकोरल रूट होता है, वाया ड्रॉपलेट होता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। दूसरा पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है, पोर्टल ऑफ एंट्री से क्या है कि मतलब किस पोर्टल से वो एंटर हो रहा है, नोज से हो रहा है, एनस से हो रहा है, आई से हो रहा है, स्किन से हो रहा है, एंट्री या एक्सेस क्या है उसकी। फिर है ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट से मुराद ये है कि उसने टारगेट करके ये ढूंढना है कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसका इम्यून सिस्टम वीक है और वीक करने से वो ससेप्टेबल है या वो प्रोन है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जिसके अंदर ऑलरेडी डब्ल्यूबीसी नेचुरल किलर सेल एज ए पुलिस अंदर खड़ी हुई होगी, तो वहां तो कोई फायदा नहीं है ना, वहां उसकी दाल नहीं गलने वाली। सो दे सर्च ससेप्टेबल होस्ट। what is susceptible host? The host which are most likely or which are more prone to लो इम्यून सिस्टम, ठीक है, जो लो इम्यून सिस्टम के प्रोन होते हैं वो ससेप्टेबल होस्ट होते हैं। आगे हैं कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन्फेक्शियस एजेंट की, जैसे कि आ जाता है आपके पास इन्फेक्टिविटी, द एबिलिटी टू इन्फेक्ट ए होस्ट, ठीक है, मतलब के होस्ट को इन्फेक्ट करने की एबिलिटी, ठीक है, उसकी ताकत, इन्फेक्टिविटी, ठीक है। लेकिन इन्फेक्शन किसको कर रहा है, इन्फेक्ट किसको कर रहा है, होस्ट को कर रहा है। सो द एबिलिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्ट ए होस्ट। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रही है मेरी? अच्छा, आगे आ जाता है पैथोजेनिसिटी, ये भी एबिलिटी है, लेकिन व्हाट the pathogenicity is the ability of the microorganism to cause disease in the host, ठीक है। इन्फेक्ट में क्या है कि सिर्फ अभी इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, लेकिन डिजीज कॉज करने की होती है पैथोजेनिसिटी होती है। पैथोजेनिसिटी क्या है, एबिलिटी है, किसकी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, क्या कॉज करने की, डिजीज कॉज करने की, ठीक है। आगे आ जाती है वायरुलेंस या वायरुलेंसी, ये भी एबिलिटी होती है टू कॉज ए सीवियर डिजीज इन द होस्ट, ठीक है, मतलब कि इतनी सीवियर के सडन एक्सपोजर, सिंगल एक्सपोजर के अंदर ही वो क्या कर दे, डिजीज कॉज कर दे, ये है वायरुलेंस। यानी वो इतना शिद्दत पसंद है वो वायरस, इतना इतना कह लें कि आप वो क्या है, वायरुलेंट है। इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है, इम्यून जेनिसिटी, डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी, द एबिलिटी टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द होस्ट, ठीक है, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम की वो एबिलिटी कि जब कोई भी बाहर का एजेंट एक्सपोज होता है आपको, तो आपका इम्यून सिस्टम कितना क्विकली उस एजेंट को रिस्पॉन्स करता है, उस एजेंट की आगे अपनी पुलिस लाके खड़ी करता है कि गेट आउट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। सो द एबिलिटी टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द होस्ट इज कॉल्ड व्हाट, इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। हाँ जी, हबीबा क्या कहती हैं, वायरुलेंस इन्वेड्स एंड डैमेज होस्ट टिश्यू, यस ऑफ कोर्स, ठीक है। वन एक्सपोजर के अंदर, इन वन सिटिंग के अंदर अगर कोई एजेंट, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेवियर डिजीज कॉज कर रहा है, द वर्ड वी यूज सेवियर, इट मींस कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो वंस इन एक्सपोजर सब कुछ बर्बाद करके रख सकता है। सो इट इज मोर वायरुलेंट, इट इज मोर शिद्दत पसंद, ओके। आगे आ जाता है इन्फेक्शियस डिजीजेस टर्म। कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस की मैं टर्म्स आपको क्लियर करूंगी। पहला आ जाता है इन्फेक्शियस डोज। क्या होती है इन्फेक्शियस डोज? नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म नीडेड टू सक्सेसफुली इन्फेक्ट द होस्ट सेल, ठीक है। डोज से मुराद क्या होता है कि कितनी मिकदार में चाहिए हमें, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितनी मिकदार में हमें जरूरत है जो कि सक्सेसफुली उस होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो क्या है, इन्फेक्शियस डोज कहलाती है। आगे आ जाता है आपका लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड एक्सपोजर टू इन्फेक्शियसनेस इंटरवल, ठीक है, मतलब एक्सपोजर कितना है, इन्फेक्शियसनेस इंटरवल। इन्फेक्शियसनेस इंटरवल का मतलब ये है कि वो जो इंटरवल है आपका, वो जो ड्यूरेशन है, वो कितना उसका, उस कितनी देर के अंदर उसकी जो है वो इन्फेक्शियस स्टेट के अंदर वो रहता है, ठीक है, लेटेंट पीरियड, ठीक है। जो आपका होस्ट है, जब उसका एक्सपोजर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से हुआ, तो वो उस इन्फेक्शियस स्टेट के अंदर, उस इंटरवल के अंदर, उस दुरानिये के अंदर कितनी देर तक रहता है, वो लेटेंट पीरियड होता है, ठीक है। आगे आ जाता है इंक्यूबेशन पीरियड, इंटरवल फ्रॉम एक्सपोजर टू क्लिनिकल सिम्टम्स। इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट होता है जब आपका एक्सपोजर होता है किसी भी माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से, और पहला साइन सिम्टम जब तक अपीयर नहीं होता, हम कहते हैं कि वो इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। आगे आ जाता है इन्फेक्शियस पीरियड, इंटरवल ड्यूरिंग विच होस्ट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस पीरियड क्या होता है? इन्फेक्शियस पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें मौजूद तो है
अब किसी और को अगर वो बीमारी ट्रांसमिट कर रहा है तो वो उसका इन्फेक्शियस पीरियड होता है, ठीक है। आगे आ जाता है रिप्रोडक्टिव रेट। रिप्रोडक्टिव, जैसे कि आपको टर्म पता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, नंबर बढ़ाना, अपना काउंट बढ़ाना, नए ऑर्गेनिज्म का पैदा होना। सो एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू स्प्रेड इन ए पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन किसकी, उस एजेंट की, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी तेजी से वो अपने नंबर के अंदर बढ़ सकता है, वो रिप्रोडक्टिव रेट कहलाता है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू स्प्रेड इन ए पॉपुलेशन, मतलब अपनी पॉपुलेशन में वो कितनी तेजी के साथ फैलता है, ठीक है। पॉपुलेशन वायरुलेंस। आगे आ जाता है पैथोजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी, ये आपको पहले पीछे मैंने बता दिया कि वायरुलेंसी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ कॉजिंग डिजीज, ability of causing a severe disease in the host cell. Pathogenicity क्या है, ability to cause a disease in the host. Infectivity क्या है, ability to infect a host. And immunogenicity क्या है, ability to induce an immune response in the host against microorganism or against any foreign antigen. आउटब्रेक क्या होती है, अक्सर हम कहते हैं कि मलेरिया की या डायरिया की आउटब्रेक हो गया। आउटब्रेक कहते हैं लिमिटेड स्प्रेड। मिसाल के तौर पे पोस्ट बेसिक ने बाहर से खाना मंगवाया और पूरी क्लास ने खाया, ठीक है। तो अब जब पूरी आपकी क्लास ने खाया और सारों को डायरिया हो गया, सारों को जीआई डिस्टर्बेंस हुई उस रात को, तो व्हाट डज इट मीन कि लिमिटेड स्प्रेड है, सिर्फ आप लोगों ने खाया है ना, और तो किसी ने नहीं खाया, और आपने एक खास स्पेसिफिक जगह से मंगवाया और सबने खाया और सभी को मसला हुआ, इट मीन्स कि ये आउटब्रेक थी। एंडेमिक क्या है, एंडेमिक यूजुअली प्रेजेंट स्टेडी प्रेवलेंस, ठीक है, मतलब यूजुअली प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम वो मौजूद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके नए और पुराने केसेस बढ़ रहे हैं। प्रेवलेंस कहते हैं न्यू प्लस ओल्ड केसेस को, ठीक है। एंडेमिक। आगे आ जाता है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या है, रैपिड स्प्रेड, जैसे कोविड है, कोविड एंडेमिक है या एपिडेमिक है, बताएं क्लास, व्हाट डज बाय कोविड, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कोविड-19, इज इट एंडेमिक और एपिडेमिक, इट इज एपिडेमिक, रैपिड स्प्रेड है ना उसका। एंडेमिक तो तब होता कि जब कभी कभार मौजूद होता और स्टेडी प्रेवलेंस होती, ठीक है। आगे आ जाता है पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या है, अकरिंग अक्रॉस कंट्रीज एंड इन अ मल्टीपल पॉपुलेशन, जब वो मुल्कों में मौजूद होता है, होल वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड में मौजूद होता है, ठीक है, और उसकी अंदर मल्टीपल पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है। इसी तरह से अगर कोई आपको पूछे कि व्हाट इज एंडेमिक, तो आप क्या कहेंगे कि यूजुअली प्रेजेंट स्टेडीली, यूजुअली प्रेजेंट एंड स्टेडीली, स्टेडी प्रेवलेंस, ठीक है। आगे आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया, जब वर्ड एंड पे ईमिया आ जाता है, इट मींस के स्प्रेडिंग इन ब्लड, ठीक है। तो बैक्टर मतलब बैक्टीरिया, ईमिया मतलब इन द ब्लड। सो बैक्टीरिया सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड बैक्टीरियमिया। कोलोनाइजेशन क्या होती है, कोलोनाइजेशन क्या होती है, कॉलोनी बना के रहना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, कोलोनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द बॉडी सरफेस। अब जब भी आपकी जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, या वो एस्टेब्लिश होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन स्टेडी सरफेस, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आ जाता है आपके पास डिजीज। डिजीज क्या होती है, नोटिसिएबल इम्पेयरमेंट ऑफ द बॉडी फंक्शन, यानी कि नोटिसेबल, हमें नजर आ रहा है, चीजें नजर आ रही है कि वो खराबी की तरफ जा रही हैं। नोटिसिएबल इम्पेयरमेंट ऑफ द बॉडी फंक्शन, यानी कि बॉडी फंक्शन इम्पेयर हो गया, बॉडी फंक्शन खराब हो गया। आगे आ जाता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड क्या है, कंप्रोमाइज क्या होता है, यानी कि वीकेंड, वीकेंड चीज को बोलते हैं, या हथियार डालना, सरेंडर कर देना इम्यून सिस्टम का। अ होस्ट कोई भी हो सकता है, विद अ वीकनेस और डिफेक्ट्स इन दी इननेट और अडेप्टिव डिफेंस, यानी कि अगर किसी भी शख्स के अंदर इननेट या अडेप्टिव इम्यूनिटी की कमी है, तो हम क्या कहेंगे कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, और अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो कि हम अडेप्ट करते हैं। आपको इम्यूनिटी के चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है। आगे आ जाता है इनएपरेंट इन्फेक्शन। इनएपरेंट इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन विद नो ऑब्वियस सिम्टम, जिसकी कोई सिम्टम्स नहीं होती। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, डिजीज कॉज बाय एनी इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस, ठीक है। कोई भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्टिव होगा, उससे जो डिजीज कॉज होगी, उसको हम क्या कहेंगे, इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस। लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन इन विच द इन्फेक्शियस एजेंट इज प्रेजेंट बट नॉट एक्टिव,
ठीक है, जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो प्रेजेंट होता है लेकिन वो एक्टिव नहीं होता, ठीक है, डॉर्मेंट सिचुएशन के अंदर होता है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस क्या होते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक वर्ड निकल रहा है अपॉर्चुनिटी से, और पैथोजेंस क्या होते हैं? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज कॉज करते हैं। सो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज ओनली व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू ए यूजुअल लोकेशन और इनटू द इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होस्ट, ठीक है, जब भी वो किसी वीकेंड या कमजोर माइक्रो और कमजोर होस्ट सिस्टम के अंदर, कमजोर इम्यूनिटी वाले बंदे के अंदर एंटर होंगे तो उनको मौका मिल जाएगा वहां पे गन करने का, वहां पे बीमारी फैलाने का। सो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस है ये। पैरासाइट्स क्या होते हैं? एन ऑर्गेनिज्म दैट बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म द होस्ट। कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे के नाम पे फायदा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे इंसानों के अंदर एंटर होके, जानवरों के अंदर एंटर होके उनके बिहाफ पे फायदा ले रहे होते हैं। आगे आ जाता है आपके पास पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? कोई भी खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करता है, एनी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस, ठीक है। पैथोजेनिक क्या होता है? डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, ठीक है। पैथोजन तो होता ही डिजीज कॉज करता है, लेकिन पैथोजेनिक क्या होता है? डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन इन ए प्रीवियसली हेल्दी पर्सन। अगर इन्फेक्शन प्रीवियसली हेल्दी पर्सन के अंदर है तो वो प्राइमरी इन्फेक्शन है। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है? एन एडिशनल इन्फेक्शन दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ ए प्राइमरी इन्फेक्शन। जो प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शन होता है उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और प्राइमरी देखें, प्रीवियसली हेल्दी पर्सन, यानी कि अगर मैं हूं तो मुझे अगर फर्स्ट एक्सपोजर हुआ है किसी इन्फेक्शन का तो मैं कहूंगी कि इन्फेक्शन इन ए प्रीवियसली हेल्दी पर्सन। तो सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी की वजह से अगर हो रहा है तो वो सेकेंडरी है, और ये यूजुअली अकर होता है ड्यूरिंग और इमीडिएटली फॉलोइंग बाय द प्राइमरी इन्फेक्शन। सेप्टिसीमिया और बैक्टीरियमिया मिलते जुलते हैं। अगर तो बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाए तो वो बैक्टीरियमिया होते हैं, लेकिन अगर एक्यूट इलनेस कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट और देयर प्रोडक्ट्स सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सेप्टिसीमिया कहलाता है। एक्यूट इलनेस कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, अगर वायरसेस ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाए तो वो सेप्टिसीमिया होता है, ठीक है। बैक्टीरियमिया बैक्टीरिया के लिए है। सिस्टमैटिक इन्फेक्शन क्या है? सिस्टमैटिक का मतलब है यानी कि फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है, किसी भी जगह पे आ रहा है। वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन थ्रू ब्लड और लिम्फ नोड। हमें पता है कि जो आपका ब्लड है वो हेड टू टो सारा सिस्टमैटिकली मूव कर रहा है, तो इन्फेक्शन का जो सोर्स होगा वो आपका ब्लड होगा। तो अगर वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन होगा लिम्फ से और ब्लड से तो वो क्या होगा? सिस्टमैटिक इन्फेक्शन होगा। टॉक्सीमिया, ईमिया भी एंड पे आ गया, यानी ब्लड। व्हाट इज इन द ब्लड? टॉक्सिन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम। अगर टॉक्सिन सर्कुलेट कर रहा है ब्लड में तो वो टॉक्सीमिया है। सेप्टिसीमिया और वायरीमिया जो है वो आपका मिलते जुलते हैं। फर्क इनमें ये है कि सेप्टिसीमिया में मोस्टली वायरस जो होते हैं वो जल्दी जैसे ही उनको मिलती है होस्ट सेल की बॉडी मिलती है, उनको चाहिए होता है कि फौरी तौर पे इन्वेड कर जाते हैं, ठीक है। जब तक बॉडी के अंदर बैक्टीरिया मौजूद रहता है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो प्रॉपरली इन्वेड कर जाता है, वायरस है और डिजीज कॉज करता है, वो सेप्टिसीमिया। और अगर सिर्फ बैक्टीरिया तो बैक्टीरियमिया। और वायरीमिया क्या है? जब प्रॉपरली वायरस सर्कुलेट करता है और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक नहीं होता, वो वायरीमिया है, ठीक है। आगे वायरुलेंस डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? वायरुलेंस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वायरुलेंसी, हाउ मच वायरुलेंट, कितना शिद्दत पसंद है वो, उसकी एबिलिटी क्या है डिजीज सिवियर कॉज करने की। तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब है कि वो कौन कौन से अवामिल हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो असरअंदाज होती हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस दैट प्रमोट पैथोजेनिसिटी। वो डिटर्मिनेंट्स बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं। तो यही बात कह रहा है, डिटर्मिनेंट्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस दैट प्रमोट पैथोजेनिसिटी, जो कि पैथोजेनिसिटी फैलाते हैं। आगे आ जाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फीको ओरल भी हो सकता है। सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है बेसिकली इसके अंदर। डायरेक्ट में आपके पास ड्रॉपलेट आ जाता है, ठीक है, छींके, नजला, जुकाम, ठीक है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। एरोसॉल्स आ जाते हैं और स्किन टू स्किन रबिंग आ जाती है, मैकेनिकल, ठीक है। इनडायरेक्ट में आपके पास फोमाइट्स आ जाते हैं, यानी बेजान चीजें, मिसाल के तौर पे क्लॉथ्स, ब्लैंकेट, डोर हैंडल्स। वेक्टर्स हैं जिसमें मॉस्किटोज हैं,
फूड एंड वाटर है फीको ओरल में, इंटरमीडिएट होस्ट है फॉर एग्जाम्पल स्नेल वगैरह, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिजीज अक्रंस, मतलब अगर डिजीज हो गई है तो कौन कौन से पैरामीटर हैं जिससे पता चलेगा कि हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक मेजर होती है प्रेवलेंस। प्रेवलेंस क्या होती है? प्रेवलेंस कहते हैं ओल्ड प्लस न्यू केसेस को, नंबर और प्रोपोर्शन ऑफ द पर्संस विद अ स्पेसिफिक डिजीज एट अ स्पेसिफिक टाइम पॉइंट इन द पॉपुलेशन। यानी कि या तो वो नंबर हो सकता है या वो प्रोपोर्शन हो सकती है उन पर्संस की स्पेसिफिक डिजीज के साथ एट ए स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट इन ए पॉपुलेशन। या आप इसको शॉर्ट टर्म में ये भी कह सकते हैं कि इन अ पॉइंट टाइम के अंदर अगर हम न्यू केसेस और ओल्ड केसेस दोनों की स्टडी करें तो वो प्रेवलेंस कहलाती है, ठीक है। ये खास किस्म की टर्म है, एपिडेमियोलॉजिकल टर्म। आगे आ जाता है इंसिडेंस। इंसिडेंस सिर्फ हम न्यू केसेस को कहते हैं, नंबर और प्रोपोर्शन ऑफ द पर्सन डेवलपिंग ए स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यू केसेस को हमने स्टडी करना होता है, ठीक है। आगे आ जाता है आपके पास मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी किसको बोलते हैं? डिजीज रेट को। एम्बिगुअसली यूज्ड प्रेवलेंस और इंसिडेंस, ठीक है। मतलब डिजीज रेट को मॉर्बिडिटी कहते हैं, मॉर्टेलिटी डेथ रेट को कहते हैं, नंबर और प्रोपोर्शन ऑफ द पर्संस डाइंग ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के दौरान कितने मर रहे हैं। फेटेलिटी रेट क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ द पर्सन डाइंग फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज अमंग ऑल पर्सन विद द डिजीज, ठीक है। फर्क क्या आ जाता है? मॉर्टेलिटी क्या है कि नंबर और प्रोपोर्शन ऑफ द पर्सन डाइंग ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अंदर अगर डिजीज आपकी रेशियो निकाल रहे हो, डिजीज का प्रोपोर्शन या नंबर निकाल रहे हो, तो वो मॉर्टेलिटी में है। लेकिन फेटेलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें भी प्रोपोर्शन है मरने वाले बंदों की, डाइंग पर्सन की फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज। एक तो स्पेसिफिक डिजीज के अंदर, ठीक है, एंड अमंग ऑल द पर्सन विद द डिजीजेस, ठीक है। मतलब कि बाकी डिजीजेस के साथ भी जो लोग मौजूद हैं और उसमें स्पेसिफिक डिजीज से मरने वाले लोगों की जो प्रोपोर्शन है वो अगर निकालनी है तो वो फर्टेलिटी रेट है। लेकिन अगर टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ डाइंग पर्सन की हमने प्रोपोर्शन निकालनी है तो वो मॉर्टेलिटी रेट है। अब समझ आए इन दोनों का फर्क? सबको समझ आ गया कि डिफरेंट डिजीजेस के साथ अगर पेशेंट रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर स्पेसिफिक डिजीज से मरने वाले पेशेंट्स हमने देखने हैं तो वो हमारा फर्टेलिटी रेट आ जाता है। लेकिन मॉर्टेलिटी रेट क्या है? टाइम पीरियड के अंदर डाइंग पेशेंट्स की प्रोपोर्शंस को अगर देखना हो तो वो क्या आ जाता है? वो मॉर्टेलिटी आ जाता है। अटैक रेट क्या होता है? नाम से ही जाहिर है कि कितना अटैक कर रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोपोर्शन ऑफ द केसेस, ठीक है। मतलब हमने क्या करना है? वो प्रोपोर्शन निकालनी है, वो नंबर निकालने हैं कि हाउ मच केसेस डेवलपिंग द डिजीज अमंग ऑल द पर्संस हु वर एक्सपोज्ड टू डिजीज। अब मसला ये है कि कोविड की वजह से पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, लेकिन देखना ये है कि कितने लोगों ने डिजीज डेवलप की है, ठीक है। कितने लोगों ने डिजीज डेवलप किया, ये अटैक रेट होता है। यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ द केसेस डेवलपिंग द डिजीज अमंग ऑल द पर्संस हु वर एक्सपोज्ड टू द डिजीज। कोविड से पूरा पाकिस्तान हुआ है, कोविड से एसएनसी भी हुआ है, कोविड से हर कॉलेज हुआ है, सारे नर्सिंग कॉलेज हुए हैं, पूरी जनता हुई है। देखना ये है कि केसेस, वो केसेस कौन से हैं जिनमें ये डिजीज डेवलप हुई है, वो अटैक रेट होता है। आगे आ जाता है क्लिनिकल रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन बाय एन एजेंट। अब क्लिनिकल रिस्पॉन्स क्या आता है इन्फेक्शन का एजेंट से? एक होता है इनएपरेंट इन्फेक्शन, नो क्लिनिकल सिम्टम्स। इनएपरेंट है ना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो नो क्लिनिकल सिम्टम्स जनरेटेड। आगे आ जाता है कैरियर स्टेट। यूजुअली आपको पता है कि कैरियर स्टेट में क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं होते, बस होस्ट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसमिट कर सकता है बेचारे हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन, वो कैरियर स्टेट होता है, ठीक है। आगे आ जाता है क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स में माइल्ड डिजीज आ जाती है, या सीवियर डिजीज आ जाती है, या रेजिडुअल इम्पेयरमेंट आ जाती है, डेथ आ जाती है। रेजिडुअल इम्पेयरमेंट क्या होती है? किसी खास हिस्से की लॉस ऑफ फंक्शन, उसको रेजिडुअल इम्पेयरमेंट बोलते हैं। आगे आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, मेटाजुआ, ये सारे के सारे क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो बीमारी फैलाते हैं। बैक्टीरिया क्या है? सर्वाइव ऑन एप्रोप्रिएट मीडिया, वो एप्रोप्रिएट मीडिया पे सर्वाइव करता है। स्टेन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उसको स्टेन किस तरह करते हैं हम? ग्राम पॉजिटिवली एंड ग्राम नेगेटिवली।
वायरसेस क्या होते हैं? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, यानी ऑब्लिगेट धक्के से ही सेल के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स हैं, विच ओनली रेप्लीकेट इंट्रासेलुलरली, जो सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर मौजूद हो तो रेप्लीकेट करते हैं, अदरवाइज नहीं। फंजाई क्या होते हैं? नॉन मोटाइल, हरकत ना करने वाले, फिलामेंटियस ब्रांचिंग स्ट्रैंड्स ऑफ द कनेक्टेड सेल, यानी कि एक तो नॉन मोटाइल होते हैं, हरकत नहीं कर सकते, फिलामेंटियस या ब्रांचिंग स्ट्रैंड्स होते हैं किस चीज के? कनेक्टेड सेल, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा होता है, ये फंजाई होते हैं। मेटाजोआ क्या होता है? मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे पैरासाइट्स विथ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल्स। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल क्या मुराद है? एक से ज्यादा जिसके लाइफ साइकिल्स हैं, एंड ऑफन इन्वॉल्विंग सीवियर होस्ट, सेवरल होस्ट, और एक से ज्यादा होस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आगे आ जाता है आपके पास प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं विद द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोटोजुआ जैसे कि आपको पता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और उनका न्यूक्लियस बड़ा डिफाइन होता है। रिक्टेशिया क्या होते हैं? वेरी स्मॉल बैक्टीरिया स्प्रेड बाय टिक्स। ये जो चीचड़ होते हैं ना, जिसे आप कहते हैं ये खटमल टाइप, इनसे जो बैक्टीरिया ये जो स्प्रेड करते हैं उसको रेक्टिशिया बोलते हैं, ठीक है। प्रियॉन्स पहले भी मैंने बताया, खास किस्म की इन्फेक्टिव प्रोटीन होती है, यूनिक प्रोटीन्स लेकिन जेनेटिक मॉलिक्यूल, मतलब होती तो ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है लेकिन इनमें कोई भी जेनेटिक मेकअप नहीं होता, जेनेटिक मॉलिक्यूल्स नहीं होता। आगे आ जाता है क्लेमेडिया। क्लेमेडिया क्या होता है? बैक्टीरिया लेकिंग सेल वॉल, ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती क्लेमेडिया कहलाते हैं। आगे आ जाता है साइज कंपैरिजन ऑफ माइक्रोब्स। ये आपने साइज नहीं पढ़ना, इसकी आपको जरूरत नहीं है, लेट इट गो। ये देख ले बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, ये स्पोर्स हैं जिससे उसने स्प्रेड करना है, ये मीजोजोम है, ठीक है। मीजोजोम का काम होता है कि बैक्टीरिया को सांस लेने के लिए, जैसे हमारे अंदर फेफड़े हैं, मीजोजोम का फंक्शन बैक्टीरिया को सांस दिलवाना है। ये डीएनए है जिसने उसने रिप्रोड्यूस करना है, ये राइबोसोम है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है बैक्टीरिया को। ये सेल का इन्वेलप है जो कि उसने उसको सारा कवर किया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास कैप्सूल आ गया, ठीक है, जो कि पैथोजेनिसिटी आइडेंटिफाई करता है कि कितना पैथोजन है ये बैक्टीरिया। ये इसकी सेल वॉल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में काफी डिस्कस किया। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म फ्लूइड तैर रहा होता है। ये इसका फ्लैजेला है जो कि उसको मूवमेंट में काम करता है। ये सेल इन्वेलप है। ये साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर तैरने वाले ग्रेन्यूल्स, यानी दानेदार हिस्सा ग्रेन्यूल्स कहलाता है। और साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है? जितना भी लिविंग कंटेंट होता है सेल का वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये पिलाई है जो कि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। आगे टेक्सोनॉमी ऑफ बैक्टीरिया। याद रखें टेक्सोनॉमी होती है कि मतलब उसकी क्लासिफिकेशन। हमेशा फाइलम सबसे छोटा होता है, फाइलम सबसे बड़ा होता है, स्पीशीज सबसे छोटी होती है, ठीक है। बस आपने इसमें इतना ही याद रखना है, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को अगर क्लासिफाई किया जाए तो फाइलम सबसे बड़े हिस्से को बोलते हैं और स्पीशीज सबसे छोटे हिस्से को बोलते हैं, एंड दैट्स इट। आगे आ जाता है माइक्रोबायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड बाय देयर ग्राम स्टेन कैरेक्टरिस्टिक। ग्राम स्टेनिंग is the application of the crystal violet dye to culture a bacteria. Bacteria that retain the color of the dye are called gram positive. Bacteria that don't are gram negative. The gram stain attaches to the peptidoglycan in the bacterial cell wall. In gram-negative bacteria, the peptidoglycan layer is protected by an outer membrane. ठीक है, उसने बताया है कि बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। ग्राम स्टेनिंग का लेक्चर आप लोगों को मैंने दिया हुआ है क्लास पोस्ट बेसिक, ग्राम स्टेनिंग पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी हबीबा मैंने, या नहीं? ठीक है, तो क्या कहते हैं, ग्राम स्टेनिंग एक खास किस्म की टेक्निक होती है जिसमें हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, डाई करते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल कलर रिटेन कर लेते हैं, और जो नहीं करते, ये कलरलेस रहते हैं, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो रेड रिटेन करते हैं, ठीक है। और इन क्यों, इसकी वजह क्या होती है कि बैक्टीरिया पॉजिटिव जो होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है, सॉरी, वो रिटेन कर लेते हैं कलर, क्योंकि उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, ठीक है। और नेगेटिव वाले इसलिए नहीं करते कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाहर एक खास किस्म की मोटी तय होती है जो कि उसको रोक देती है वो कलर रिटेन करने के लिए ग्राम नेगेटिव को, ठीक है।
ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की ये सेल वॉल उन्होंने दिखाई हुई है। ये देखें कितनी मोटी सेल वॉल है इसकी, और इसकी सेल वॉल देखें ग्राम नेगेटिव की कि कितनी लेयर है, उसके अंदर बाकायदा लिपिड की 2 लेयर है। ये लिपिड मेम्ब्रेन है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो मैंने शायद आप लोगों को दिया था एज असाइनमेंट, तो उसमें देखें कि 2 लेयर्स हैं। यही वजह है कि इसके इस मोटापे की वजह से ये क्या है, ये वो कलर रिटेन नहीं कर पाता, जबकि इसके अंदर वो कलर रिटेन कर लेता है, इसीलिए वो पर्पल हो जाता है। ये आपको दिखाया हुआ है बैक्टीरिया, ये कोकाई है और स्टेफलोकोकस है, क्योंकि बंच फॉर्म के अंदर है, गुच्छों की सूरत में है। ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है, ये बेसिलस है, लंबे हैं, ये हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है, ये आपका विब्रियो कॉलरा है, कोमानुमा, ठीक है, ये बोरीला बर्डिफोरिया है, ठीक है। जो पर्पल है वो ग्राम पॉजिटिव है और जो रेड है वो ग्राम नेगेटिव है। कहता है वायरसेस आर ए सेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए सेलुलर होते हैं यानी कि उनकी अपनी कोई बॉडी नहीं होती, वो दूसरे होस्ट की बॉडी को यूज करते हैं। द कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस इज टर्म्ड एज विरियन। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी पढ़ाया था कि अगर वायरस कंप्लीट है, उसके अंदर प्रोटीन का कैप्सिड है, बीमारी फैलाने की एबिलिटी भी है, तो वो विरियन कहलाएगा, कंप्लीट वायरस। द विरियन कंसिस्ट ऑफ द स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड होता है, आइदर आरएनए और डीएनए, सराउंडेड बाय प्रोटीन का कोट जिसको कि कैप्सिड कहलाता है। कहते हैं सम वायरसेस आर इन्वेलप्ड व्हिच मींस दैट दे पोजेस ए लाइपोप्रोटीन कोट दैट सराउंड्स द कैप्सिड एंड इज एक्वायर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट सेल मेम्ब्रेन। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर लाइपोप्रोटीन का कोट होता है, और उस लाइपोप्रोटीन के कोट ने बाहर से क्या किया होता है, उस खास किस्म की प्रोटीन यानी कि कैप्सिड को भी कवर किया होता है, और ये शो करता है कि वो पहले किसी होस्ट को इन्फेक्ट करके आए हैं। जैसे कि आपको वायरस का स्ट्रक्चर क्लियर है, क्योंकि बाहर क्या होता है, प्रोटीन का एक कोट होता है, लाइपोप्रोटीन कोट होता है, जो कि सराउंड होता है कैप्सिड से। और कैप्सिड होने का मतलब क्या है कि वो पहले किसी का बेड़ा गर्क करके आया हुआ है, इसीलिए उसने वो कोट पहना हुआ है, ठीक है। वायरसेस दैट ले कैन एनवेलप्ड आर नेकेड, और जिनके ये नेकेड ये कोट नहीं होता वो नेकेड होते हैं। वायरसेस आर टिपिकली क्लासिफाइड जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए बेस्ड होते हैं या आरएनए बेस्ड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं या डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। साइज और शेप जो होती है कैप्सिड की एंड वेदर इट्स इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड, यानी कि पहले किसी का बेड़ा गर्क करके आए हैं तो इन्वेलप्ड है, अगर नहीं करके आए तो नॉन इन्वेलप्ड है। और मेथड ऑफ रेप्लिकेशन मैंने आपको लाइसोजेनिक और लाइसोजेनिक पढ़ाया था, ठीक है। रीट्रो वायरस है, पेपा वायरस है, एडिनो वायरस है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की उसने क्लासिफिकेशन बताई है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कौन सा है, वो रेटोवेराइडी है। सिंगल स्ट्रैंडेड की उसने एग्जांपल बताई है, कौन सी है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बताया हुआ है। ये सिंपल आपको सिर्फ एक लुक एट अ ग्लांस, एक इंफॉर्मेशन के लिए, ये याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये भी टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल आरएनए है, कितने मॉलिक्यूल आरएनए नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लेवल के लिए नहीं है। आप इसको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए अगर रीड आउट करना चाहते हैं तो वो कर लें, वो कोई मसला नहीं है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया था कि वायरसेस जो होते हैं, इन्वेलप्ड वायरस जो होते हैं, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये आपने देखा है कि ये उसका सारा का सारा क्या है, डीएनए आरएनए, ये उसका सारा का सारा कैप्सिड है, प्रोटीन कैप्सिड है। ये आपकी जो सरफेस है होस्ट की वो है, उधर वो इन्वेजिनेट करता है, एंडोसाइटोसिस करता है। इन्वेजिनेशन करने के बाद क्या है, अपनी जो वो डीएनए और आरएनए है वहां से निडल की फॉर्म के अंदर वो अंदर होस्ट के अंदर एंटर करता है, और एंटर करने के बाद अपना जितना जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर निकालता है, वहां पे उसकी रेप्लिकेट करता है, उसका नंबर को एनहेंस करता है, ठीक है। ये सारी की सारी वो इन्वेजिनेशन दिखाई है जो मैंने आपको वायरस के अंदर, वायरस वाले चैप्टर में दिखाई थी। इसमें और कोई इतनी खास चीज नहीं है जो कि आपको याद करने वाली हो, ठीक है। आगे फंजाई की बात उसने की है। फंजाई कहता है ऑल फंजाई आर कीमोट्रॉफ्स। कीमोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो कि केमिकल्स से एनर्जी हासिल करते हैं, कीमो केमिकल, ठीक है। पैथोजेनिक फंजाई हैव 2 फॉर्म्स, यानी कि जो ऐसी फंजाई जो कि बीमारी कॉज करने वाली है वो यीस्ट है, यूनिसेलुलर, एंड मोल्ड्स है, मल्टी सेलुलर। यीस्ट की बात करें तो वो यूनिसेलुलर है, अगर मोल्ड्स की बात करें तो वो मल्टी सेलुलर है। सम फंजाई आर डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक क्या क्या मतलब है, दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू फॉर द पैथोजेनिक फंजाई, यानी कि अगर खास किस्म के फंजाई है जो कि वाकई ही पैथोजेनिक है तो वो डाइमॉर्फिक कहलाता है। ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। मोल्ड्स ग्रो एज ए फिलामेंटियस ब्रांचिंग स्ट्रैंड्स ऑफ कनेक्टेड सेल्स नोन एज हाइफी।
अक्सर आपने देखा होगा कि घर में डबल रोटी पड़ी रह जाती है बाहर धूप में या पानी वाली जगह पे, तो वहां पे सबस सबस एक खुम्बी सी लग जाती है, या सबस सबस अक्सर रोटियों पे वो ग्रीन ग्रीन सा उग जाता है या ब्लैक ब्लैक सा उग जाता है। वो बेसिकली मोल्ड्स होते हैं। मोल्ड्स ऐसी फंजाई होती हैं जो कि खतरनाक होती हैं, पैथोजेंस होती हैं, अगर वो बंदा खा ले तो बीमार पड़ जाएगा। सो मोल्ड्स ग्रो एज ए फिलामेंटियस। फिलामेंटियस का मतलब है लंबे लंबे धागे, बारीक बारीक धागे और एक से दूसरे के साथ जुड़े हुए। फिलामेंटियस ब्रांचिंग स्ट्रैंड्स हैं ऑफ कनेक्टेड सेल्स, यानी कि एक से दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जो कि हाइफी कहलाते हैं। ये उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। आगे टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। प्रोटोजुआ सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बहुत दफा बताया मैंने, डेट कैन परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। सम प्रोटोजुआ आर फ्री लिविंग while other parasites other organism for their nutrient and life cycle। आपको पता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं और एज अ पैरासाइट भी काम करते हैं और अपना लाइफ साइकिल एक से दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं। ठीक है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्रोटोजुआ वेरीज, यानी इनकी शक्ल, उनकी साख्त वेरी करती है वाइडली, एंड इंक्लूड ओवल, स्फेरिकल, इलोंगेटेड सेल, गोल हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, चबूतरे हो सकते हैं, डेट कैन रेंज इन साइज फ्रॉम 5 to 10 and 1 to 2 millimeter। ओके। Structurally कहता है protozoa resemble other eukaryotic cells and possesses cytoplasmic membrane that encloses a cytoplasm containing membrane-bound nuclei, mitochondria, ATS, राइबोसोम एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेलिस। कहता है बजाहिर प्रोटोजुआ अक्सर ना मल्टी सेलुलर के साथ मिलते जुलते हैं, यूकैरियोटिक सेल के साथ मिलते जुलते हैं, हालांकि कहाँ इसको जाता है कि ये यूनिसेलुलर है। वजह क्या है? वजह ये है कि इनके अंदर एक प्रॉपर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है और राइबोसोमल यूनिट आपको बताया था ना 70S 80S, वो राइबोसोम होते हैं और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेलिज होते हैं। तो इस वजह से ये मिलते जुलते हैं। आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। उसमें हेलमेंस आ जाते हैं। हेलमेंस क्या होते हैं? प्लेटी हेलमेंस मैंने आपको पढ़ाया था, चबूतरे होते हैं, वॉर्म होते हैं, लार्ज मल्टी सेलुलर वॉर्म दैट इज जनरली विजिबल टू द नेकेड आई इन एन अडल्ट स्टेज। अडल्ट स्टेज के अंदर ये क्या होते हैं? ये लार्ज होते हैं और इजीली हमें दिखाई दे सकते हैं। हेलमेंस कैन बी फ्री लिविंग और पैरासाइट। फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं, जिसमें नीमाटोड आपके मतलब जिसे कहते हैं राउंड वॉर्म्स, ट्रेमाटोड्स, फ्लूक्स जो आपके लिवर के अंदर रहते हैं, सेस्टोड्स जो आपके एनस में रहते हैं, टेपवर्म जो कि आपके स्टूल के साथ पास करते हैं। प्रियॉन्स आपको बताया था एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांसमिसिबल एजेंट्स दैट आर एबल टू इंड्यूस एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ द normal cellular prion proteins in the brain leading to brain damage and characteristic sign and symptoms of the disease। प्रियॉन्स मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोटीन्स की एबनॉर्मल फोल्डिंग होना शुरू हो जाए, एबनॉर्मली वो फोल्ड करना शुरू कर दें किसी भी नॉर्मल सेलुलर प्रियॉन प्रोटीन्स के अंदर, तो ब्रेन में यूजुअली होती हैं ज्यादातर। मैंने आपको बताया था कि ब्रेन थर्मोस्टेट जो है वो सडन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो वहां पे ही आपका सारा का सारा थर्मोस्टेट पड़ा है ना ब्रेन में, तो ये ब्रेन में ही मौजूद होती हैं और अगर वहां पे इसकी अब नॉर्मली फोल्डिंग स्टार्ट हो जाए तो बंदे की सडन डेथ भी हो जाती है। सो दे आर infectious protein prions। prion diseases are usually rapidly progressive and always fatal। बड़ी तेजी से फैलती हैं और ज्यादातर जो है वो मौत का सबब बनती हैं। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया है कि प्रियॉन्स ज्यादातर ब्रेन से रिलीज होती हैं, क्योंकि ब्रेन का ही काम होता है थर्मोस्टेट आपके टेम्परेचर को मेंटेन करना, वहां भी आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, तो वहीं पे फिर डेथ होती है। ये स्ट्रक्चरली दिखाया हुआ है, ये केमिकल कंपोजिशन ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो कि आपने पहले भी कई दफा देखा होगा। ओके एंड थैंक यू वेरी मच क्लास। कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ ले, 2 मिनट है आपके पास।
हाँ जी, सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। इस लेक्चर को आपने गौर से पढ़ना है, इसी में आपका सारा पेपर है, यहाँ है। इसमें मैंने सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स को कवर किया, वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अपना क्या कहते हैं, पैरासाइट, सबको किया हुआ मैंने। ओके, ऑल राइट क्लास, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और जो नहीं आए वो तो बिल्कुल पेपर में बैठेंगे ही नहीं, उनको शो ही नहीं होगा पेपर। फिर मैं देखती हूँ वो कैसे पेपर देते हैं फाइनल भी।